नमस्कार। मैं सत्येंद्र सिंह। बात ये कि जो टीएमसी में टूट हुई है या जो शिवसेना में टूट हुई है या जिस तरह से तमाम पार्टियां टूट रही हैं या तोड़ी जा रही हैं, इस सब के पीछे कौन है? चलिए, कौन है तो शायद उसका अंदाजा लोगों को हो। इस सब के पीछे मंशा क्या है? क्या है जो भारतीय राजनीति में घटने वाला है, या उसके पीछे योजना क्या है? क्या कुछ संवैधानिक संशोधन का सवाल है, या कुछ दिल्ली में बदलने वाला है, नया होने वाला है? ये सवाल अब कहीं न कहीं परेशान कर रहा है, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पे टूट हुई है, इतने बड़े पैमाने पे टूट कभी नहीं हुई। एक साथ सारे ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। ठीक है कि रूलिंग पार्टी या सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो बहुत ताकतवर हैं, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो कमजोर हैं। एक तरह से उनको अब बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा, या हो सकता है कि तोड़ने की तैयारी पहले से कर ली गई थी और एक साथ इतनी बड़ी टूट हो रही है। तो इसके पीछे क्या मंशा है, इस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो मंशा है वो कितनी पूरी होती हुई दिखती है? क्या पूरी ये कोशिश बैकफायर भी कर सकती है? हम आज इसी की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो एक तो है कि इस पे आप एंड तक देखिएगा, दूसरा है कि इस प्लेटफॉर्म को मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ लगातार संपर्क में हूं और तमाम सारे उन मुद्दों पे बात करता हूं, मैं करते रहूंगा जो आपके मन को झकझोरते हूं, या वो जानकारियां आप तक शेयर करूंगा जो आपके मन को अच्छा करते हैं, मन को सींचते हो। तो इस नाते आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन साथ में दबा दीजिए, ताकि मेरे हर बात, वो शॉर्ट मेरे हों या बड़े वीडियोस, वो आप तक पहुंच सके। दरअसल एक बड़ा सवाल यह है कि अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में टूट हुई, राज्यसभा के 7 सांसद टूट के चले गए। तब कहा गया कि पंजाब चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया गया। उसके बाद फिर टीएमसी टूट गई, और वो एक ऐसी टीएमसी जो बहुत मजबूत थी। टीएमसी चुनाव भले हार गई हो, 30 लाख वोट सिर्फ कम मिला है टीएमसी को बीजेपी से। भाजपा को 2 करोड़ 90 लाख के आसपास वोट मिला और 2 करोड़ 60 लाख के आसपास वोट टीएमसी को मिला है। भले सीटें 80 मिली हैं टीएमसी को, वो टीएमसी टूट गई, विधानसभा में टूट गई। और अभी टीएमसी के वो सांसद जो हैं, जो 28 सांसद थे, उनमें से 20 सांसद भी टूट गए। अब जो टूट हुई है उसको भी लेकर के एक विवाद है कि जो विधानसभा में टूट हुई है, उन लोगों ने तो अपने आप को ओरिजिनल टीएमसी डिक्लेयर कर दिया। अभी आज की ये खबर है कि भाई जो ऋतव्रत बनर्जी वाला जो धड़ा है, जो विधानसभा में अलग हुआ है, उसने जो है अपने आप को घोषित कर दिया कि वो असली टीएमसी है, और उन्होंने टीएमसी का एक नया अध्यक्ष भी घोषित कर दिया, अरूप घोष को। अब ये जो 20 सांसद जो अलग हुए थे, वो एक तीसरा गुट है, उसमें क्या नाम है, टीएमसी के बीच में। अब सवाल है कि इसके पीछे क्या इंटेंशन रहा होगा? उद्धव ठाकरे की जो सांसदों की जो संख्या थी 9, उसमें से 6 टूट गए और उसे बोला गया कि ऑपरेशन टाइगर सफल हो गया। एकनाथ शिंदे ने खुद इस बात को पब्लिकली कहा कि ऑपरेशन टाइगर सफल। ये सवाल परेशान करने वाला है कि इसके पीछे क्या इंटेंशन है। जैसे मान लीजिए, आम आदमी पार्टी वाली बात तो समझ में आती है, भाई आम आदमी पार्टी को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि पंजाब में जो है चुनाव सामने हैं और आम आदमी पार्टी को, लेकिन उससे बीजेपी का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी ने अच्छा नहीं किया है, या बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बीजेपी तीसरे चौथे पायदान पे थी वहां पर स्थानीय निकायों के चुनाव में या इस तरह के चुनाव में। तो भाजपा वहां कुछ बड़ा करने नहीं जा रही है, फिर उसने आम आदमी पार्टी क्यों तोड़ दिया? ये बात है कि भाई चलिए, राज्यसभा में 7 सांसद बढ़ जाएंगे तो वहां 2/3 बहुमत इकट्ठा करने की कोशिश। चलिए एक ट्रैक पकड़ लेते हैं। अभी टीएमसी टूट गई, टीएमसी को इतने बड़े पैमाने पे तोड़ दिया, विधानसभा में तोड़ दिया और लोकसभा में तोड़ दिया।
ये कह देना कि भाई इस टूट के पीछे जो है ममता बनर्जी को सबक सिखाना था। मेरा अपना मानना है कि राजनीति कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। सबक सिखाने वाली बात कुछ होती नहीं राजनीति में, या किसी एक व्यक्ति के अहंकार का मामला नहीं है कि ममता बनर्जी को सबक सिखाना था इसलिए उनकी पार्टी तोड़ दी गई। पार्टी टूटी है तो कुछ न कुछ इसके पीछे मंशा होगी, और पार्टी टूटी अभी तो भी दो तरीके से। एक तो भाई राज्य में पार्टी का एक धड़ा ही अलग करके नया पार्टी का दावा कर रहा है, दूसरा सांसद जो है दूसरी पार्टी में चले गए, वो कोई दावा नहीं कर रहे हैं, वो NCPI में चले गए, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में चले गए, एक ऐसी अननोन पार्टी में जो सदन में एक अलग से बैठने की व्यवस्था की मांग करेंगे। इधर शिवसेना के 9 में से 6 सांसद टूट गए, वो एकनाथ शिंदे में चले गए। इसको लेकर के महाराष्ट्र में कहानी चल रही है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मैंने यहाँ तक कि राज ठाकरे ने भी अपने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि अमित शाह जो है दिल्ली में अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब ये सारे सवाल हैं, इनको हम थोड़ा सा अलग अलग तरीके से समझेंगे कि एक तो जो टूट हुई है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। भाई आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में टूटने से आम आदमी पार्टी पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा नीचे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद जो थे वो जमीन पे उनकी बहुत गहरी पकड़ नहीं थी, ये साफ है। अभी वहाँ के मुख्यमंत्री को जो है अकाल तख्त के ग्रंथियों ने जो है उनके एक पुराने वीडियो के चलते जो है उन्हें दंडित करने का फैसला किया है, जिसमें काफ़ी विवाद चल रहा है और सिख समुदाय के लोग इससे गहरे नाराज़ हैं, जिसपे आम आदमी पार्टी सफाई दे रही कि वो वीडियो गलत है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे पंजाब के, वो जो हैं तमाम गुरुओं की तस्वीर के सामने, या उनकी एक तस्वीर है जिसमें वो तमाम गुरुओं की तस्वीर के सामने खड़े होकर के कुछ गलत तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ग्लास को हाथ में लेकर के। तो वो सारी कहानी से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी पे इसका असर होगा। आम आदमी पार्टी का पंजाब में बैकबोन सिख समुदाय रहा है, बड़े पैमाने बॉडी है, उसने अगर उनको दंडित किया है तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका फायदा अकाली दल को मिल सकता है, या इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, बीजेपी को तो नहीं मिलने जा रहा है अगर आम आदमी पार्टी बहुत कमजोर होती है तो, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा सपोर्ट बेस है। अगर वो हिलता है, लोगों के बीच में मैसेज जाता है कि वाकई जो है मुख्यमंत्री गलत हैं, तो इसका असर होगा। तो उस पार्टी को तोड़ने के पीछे क्या मंशा है? टीएमसी को 3 धड़ों में तोड़ने के पीछे क्या मंशा है? तो एक बात तो समझ में आती है कि शायद दिल्ली में बैठे लोग जो हैं उन्हें 2029 की तैयारी कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि 2029 के पहले ये सब नहीं हो सकता था। 2029 के पहले 2-3 साल का समय चाहिए था उनको, और वो 2029 की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2029 का चुनाव जो है दिल्ली में बैठे लोगों को मालूम है कि शायद वो मोदी जी के नाम पे न लड़ पाए। मोदी जी की छवि अब इतनी बड़ी नहीं है, इतनी मजबूत छवि नहीं है, और मोदी जी के अलावा कोई चेहरा भी नहीं है उनके पास जिसको सामने करके वो 2029 का चुनाव लड़ पाए। और 2029 का चुनाव तो लड़ना है, वो मोदी जी को सामने करें तो भी और न करें तो भी। ऐसे में पूरी कोशिश ये है कि अपोजिशन को बिखेर दो। एक तरह से ये डर का माहौल है, एक तरह से सेंटर में बैठे हुए लोग भयभीत हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सत्ता पे कुछ लंबे समय तक काबिज रहें। ये महज 15 सालों में निश्चित रूप से सिस्टम पे उनका इम्पैक्ट पड़ा है, शिक्षा क्षेत्र में उनका असर पड़ा है, अपने वैचारिकी को पूरे सिस्टम में रोपिन करने में सफल हुए हैं, लेकिन वो इसको लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार अगर हम पार्टी इतनी बड़ी बनी है और सत्ता में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो असर है वो पूरे के पूरे सिस्टम पे दिखे। तो वो चाहेंगे कि ये कम से कम आगे 20 साल 25 से तो 40 साल की बात भाजपा करती रही है, ये लंबे समय तक पार्टी सत्ता में बनी रहे। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस वक्त का ट्रांजिशन कैसे होगा, यह जो है सेंटर में बैठे हुए लोगों को या भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इतना तो तय है कि ट्रांजिशन मोदी जी के थ्रू ही होगा, मोदी जी ही कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा उनके पास नहीं है जिसके भरोसे वो चुनाव लड़ सकते हैं 29 का। लेकिन मोदी की भी छवि इतनी मजबूत नहीं है कि 2029 का चुनाव लड़ पाए। बहुत सिंपल सी गणित है, उसमें बहुत
ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी की छवि 2014 में थी, जो 19 में थी, वो 24 में नहीं थी। 24 में मेजॉरिटी से आप 20 सीट, 25 सीट, 22 सीट नीचे थे। अगर 24 में थे तो 29 में निश्चित रूप से पार्टी सत्ता से दूर होने जा रही है, खासतौर पे एक ऐसे दौर में जब आपके खिलाफ मोमेंटम बहुत है। और इस बीच में लीडर अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी ने एक देश भर में एक धागा, एक माने वो सिल्क के धागे की तरह एक धागा फैला दिया है। तो पूरी तौर पे एक संगठित विपक्ष अगर दिखा तो निश्चित रूप से मोदी जी के लिए 29 या भाजपा के लिए 29 आसान नहीं है। इस नाते वो 29 के पहले सारी पार्टियों को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। छिन्न भिन्न का मतलब है उसको पूरी तरह से बिखेर देना चाहते हैं। पार्टियों को सिर्फ तोड़ना नहीं चाहते। भाजपा को उससे तत्काल अपनी पार्टी का कोई फायदा नहीं है। अब टीएमसी, जैसे उनके लिए टीएमसी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है बंगाल में। टीएमसी को उन्होंने भले हरा दिया हो, लेकिन अगर लोकसभा तक उनकी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो ममता बनर्जी फाइटर थी, वो वापसी कर सकती हैं। तो और उन्हें मालूम है कि बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट बहुत कमजोर है। अभी भी टीएमसी के पास काफी बड़ा वोट है। ऐसे में अगर टीएमसी को बिखेर देते हैं, टुकड़ों में टीएमसी होती है, तो बंगाल में लोकसभा चुनाव में एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 40 सीटें, 42 सीटें वहां पर है। भाजपा वहां से एक बड़ी जीत की उम्मीद कर सकती है। तो बंगाल उनके पूरे बड़े एजेंडे का हिस्सा है। मेरा अपना मानना है कि कुछ इस तरह से पार्टी सोच रही है, क्योंकि अब जिन हालातों में पार्टी, ममता बनर्जी 2 साल अपने पार्टी के सिंबल के लिए, पैसे के लिए, फंड के लिए इस तरह की चीजों पर लग जाएंगी। उनके पास पार्टी के एजेंडे को लेकर के संघर्ष करने का समय नहीं मिलेगा, या उस मोमेंटम को नहीं बना पाएंगे वो। तो एक तरह से बंगाल उन्होंने इस तरह से टारगेट किया। महाराष्ट्र में भी उनको मालूम है कि शिवसेना जो है एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है, उसके 7 सांसद थे, इंडिया गठबंधन के एक मजबूत एलआई के रूप में। कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन शिवसेना के पास एक मजबूत संगठन था। तो शिवसेना को इतना तोड़ दो कि शिवसेना बिल्कुल माने उठ के खड़ी ना हो पाए, ताकि अगर वो इंडिया गठबंधन में रहे भी तो उसकी उपस्थिति सांकेतिक रहे, संगठन इतना कमजोर रहे कि शायद उनके पास लड़ने के लिए कैंडिडेट न मिले। कुछ इसी एजेंडा पे काम कर रही है भाजपा। आगे कहानी है कि शरद पवार की एनसीपी टूट सकती है, या कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी टूट सकती है। तो कुल लेकर करके अपोजिशन की छोटी पार्टियों को केंद्र सरकार की जो लीडरशिप है या भाजपा की जो लीडरशिप है वो इस कदर तोड़ देना चाहती है कि बिखेर देना चाहती है। अपोजिशन की एकता अगर रहे भी तो भी उसका बहुत मतलब न रहे, पॉलिटिकल फोर्स के रूप में बड़ी फोर्स न दिखे, और जनता के बीच में मैसेज जाए कि भाजपा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि कांग्रेस या राहुल गांधी का मजबूत चेहरा हो सकता है, राहुल गांधी सरकार को घेरने में लगातार सफल है, लेकिन राहुल गांधी के पास कोई अपना खुद का संगठन मजबूत नहीं है। तमाम सारे जो उनके एलाइज हैं, जिनके साथ वो एक तरह से मोर्चा संभालते, उनके मोर्चे में जो लोग होंगे इतने कमजोर दिखेंगे, तो जनता के बीच में मैसेज करना आसान होगा कि भाई ये एक सत्ता कैसे चलाएंगे, इनके पास तो लोग ही नहीं है, इनके पास तो सिस्टम नहीं है, ये विकल्प नहीं दे सकते हैं। कुछ इस तरह के नैरेटिव को गढ़ने के लिए सारे छोटी पार्टियों के साथ भाजपा लगी हुई है। हाँ, एक बात का ध्यान रख रही है कि जो उनके अपने एलाइज हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां जो उनके साथ हैं, उनको भाजपा नहीं छेड़ रही है। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी को भाजपा जब चाहे तब तोड़ सकती है, लेकिन वो पार्टी ने छोड़ दिया है। नीतीश कुमार के बेटे को मंत्री बना दिया है। अभी नीतीश कुमार अपनी पार्टी के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं और राज्यसभा के में जो है वो उसके सांसद बन गए हैं। कमोबेश यही हालत जो है उड़ीसा में है कि वहाँ पर जो है जनता दल जो है वहाँ पे उसको जो है उनको पार्टी चाहे तो कल तोड़ सकती है। बहुत निष्क्रिय लीडरशिप उनके पास है, लेकिन उसको भाजपा या सेंट्रल लीडरशिप नहीं तोड़ना चाहेगी। उन्हें मालूम है कि अपनी मौत मर जाएंगे, ये पॉलिटिकली खत्म हो रहे हैं और वो समय बाय करना चाहते हैं और कम से कम 2029 तक सर्वाइव करें। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा जिसको कांग्रेस भर सकती है, क्योंकि कांग्रेस वहां मजबूत है। तो एक तरह से एक ब्रॉड पॉलिटिकल तैयारी में भाजपा 2029 के लगी हुई है, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। बिहार की बात अभी हमने आपसे किया नीतीश कुमार की पार्टी को सर्वाइव करना जरूरी है। भाजपा चाहेगी कि नीतीश कुमार की पार्टी सर्वाइव करे और नीतीश कुमार के लीडरशिप में रहे, न हो तो कल उनके बेटे को सामने प्रोजेक्ट किया जाए। वो
आप उसकी लाख तस्वीरें चलाते रहिए कि बहुत अक्षम हैं, फिजिकली फिट नहीं है, सारी बातें करिए, लेकिन नीतीश कुमार की वो पार्टी अगर सर्वाइव करेगी तो एक बड़ी सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी भाजपा अपने साथ जोड़ के रखेगी, और अगर वो बिखर गई या पार्टी टूट गई तो वो कांग्रेस के पाले में जा सकती है, या कांग्रेस उस पर मेहनत करना शुरू कर सकती है, उसके दूसरे सोशल कंसल्टेशन हो सकते हैं। तो भाजपा ने बहुत तकनीकी ढंग से अपने उन एलाइज को बचा के रखा है। ऐसा नहीं कि उनके शुभचिंतक हैं वो, वैसे ही उनको खत्म कर दिया है, बीजेडी को खत्म कर दिया है उड़ीसा में, जेडीयू को खत्म कर दिया है, लेकिन ये उनको धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ेंगे। उन्हें मालूम है कि मेरे वैचारिकी के साथ मेरे साथ रह करके रहना इनकी मजबूरी है, और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। कई बार तो ये अपने लीडर, इनके जो टॉप लीडरशिप है उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, उनकी उम्र का सवाल सामने खड़ा है। ये उनके साथ छेड़छाड़ इसी नाते नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये उनको परेशान नहीं कर। दूसरा है कि उनकी उपस्थिति भाजपा को अगले चुनाव में काम आएगी। जैसे कि यहाँ पे अजीत दादा पवार के गुजर जाने के बाद महाराष्ट्र में जो उनकी पार्टी थी, अजीत दादा पवार की पार्टी, जो एनसीपी थी, उसको आनंद फानन में उनकी पत्नी को, अजीत दादा पवार की पत्नी को जो है डिप्टी सीएम बना दिया गया ताकि वो पार्टी को संभाल लें। उस पार्टी को बनाए रखना महाराष्ट्र में भाजपा चाहेगी। इन्हें मालूम है कि लॉन्ग रन में वो पार्टी सर्वाइव नहीं करेगी, लेकिन जितना दूर तक सर्वाइव करेगी वो पार्टी एक सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी को या तो अपने पक्ष में करेगी, तो वो अपोजिशन अलायंस के हिस्से को कहीं ना कहीं तोड़ेगी थोड़ा बहुत, और अगर वो पार्टी नहीं रहेगी तो उसको अपोजिशन कवर करेगा, भरने की कोशिश करेगा। ये बहुत ही टैक्टफुल ढंग से सेंट्रल लीडरशिप 2029 की तैयारी कर रही है, जिसमें तमाम सारे पार्टियों को लगातार तोड़ करके 2029 के लिए योजना बनाई जाए, और राज्यवार पूरी योजना है। मेरा अपना यही मानना है कि बेसिकली 2029 की तैयारी है, क्योंकि इसके लिए दूसरे कुछ सवाल हम ले लेते हैं कि भाई चलिए इससे क्या होगा कि भाई 2/3 बहुमत भाजपा जो है इकट्ठा करना चाहती है, और अभी जो बिल पास होने वाला सदन में उसको वापस लाएगी, या परसीमन वाला बिल पास करा लेगी। ये ठीक है, अगर बड़ी संख्या में सांसद होंगे, 2/3 बहुमत होगा तो वो बहुत सारे अपने बिल पास करा लेंगे। वो परसीमन का वो सवाल अपने पक्ष में घुमा सकते हैं जो 2029 के चुनाव में उनका काम आए। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन योजना 2029 के चुनाव को टारगेट करके अभी से काम करने का है, और उस पर अमित शाह लग गए, क्योंकि अमित शाह को मालूम है कि यह चुनाव 2029 का मोदी के नाम पर लड़ना है, यह भाजपा की मजबूरी है। 29 के पहले अगर मोदी जाते हैं तो भी, अगर अमित शाह को पावर ट्रांजिशन होगा तो भी लड़ने के लिए अपोजिशन के सामने उनका चेहरा बहुत मजबूत नहीं होगा। मोदी रहते हैं तो भी, नहीं रहते हैं तो भी, लेकिन अपोजिशन को अगर बिखेर के रखेंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी 2029 में सत्ता में वापसी कर जाए, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि अगर 2029 में सत्ता में वापसी नहीं हुई तो एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि सत्ता में रहते हुए पावर ट्रांजिशन हो और अपनी पार्टी अपने वैचारिकी को 2 कदम और आगे तक ले जाए। अभी चीजें बहुत ठीक से शिपिन नहीं हुई हैं। अगर पार्टी आज की तारीख में सत्ता से बाहर जाती तो पार्टी के सामने दूसरे चैलेंजेस खड़े होंगे। तो इस नाते सत्ता में बने रखने के लिए सारी कहानी की जा रही है। 2/3 बहुमत जुटाना एक छोटा मसौदा है, वो उसके लिए बहुत रास्ते उनके पास थे। हाउस से बहुत सारे लोग एक्सपेल करके 2/3 बहुमत जुटा सकते हैं, या 1-2 बिल जो पास कराना। लेकिन अगर जो बिल भी पास कराना है वो बिल वो है जिसके भरोसे वो सत्ता में आना चाहते हैं। तो कुल लेकर के 2029 में को लेकर के सरकार भयभीत है, डरी हुई है, उसे जीत का अंदेशा नहीं दिख रहा है। वो अपोजिशन की ताकत को पहचानती है और अपोजिशन को बिखेर करके अपने भविष्य की तैयारी कर रही है। मेरी अपनी समझ इतनी सी है। हो सकता है इसकी दूसरे डायमेंशंस हों, उसके पीछे दूसरे चीजें और भी हों, वो अलग कहानी है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2 पार्टी सिस्टम इवॉल्व हो। भारतीय जनता पार्टी चाहे या न चाहे, जिस तरह से छोटी पार्टियां खत्म हो रही हैं, वो धीरे धीरे डोमिनेंट रूप से 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्पेस क्रिएट करेंगी। और हो सकता है ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जिसको भाजपा अपने पक्ष में घुमाना चाहती है, ये प्रोसेस ही भाजपा के लिए कहीं एक तरह से उनकी उल्टी गिनती का कारण न बन जाए, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती न बन जाए। क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है मोमेंटम पे होता है। अगर पार्टी या के खिलाफ या सरकार के खिलाफ मोमेंटम बना रहा और राहुल गांधी या अपोजिशन खाली खड़े भी रहे तो लोकसभा चुनाव तो बहुत अननोन लोगों के साथ लड़ा जा सकता है। मोदी जी ने कितने नोन लोगों को लेकर चुनाव जीता था, तो सब उल्टा भी बैठ सकता है। लेकिन कोशिश यही है कि वो 29 की तैयारी कर रहे हैं। 29 में एक बिखरे हुए विपक्ष के सामने अपने को मजबूत दिखाना चाहते हैं। बहरहाल किसके और भी पक्ष होंगे, आपके पास होगा तो अपने कमेंट में लिखिएगा, आप जिसको समझते हैं अपने तरीके से। दूसरे विषयों पे बात करेंगे।
दूसरे सवालों में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।